हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का। यह आपका चौथा अध्याय है BTVC, बिहार सरकार में जो बुक चलते हैं बिहार सरकार के स्कूल में। और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, हम जो सीरीज चला रहे हैं उसके कड़ी में यह आपका ये हिस्ट्री का चल रहा है और इसका चौथा अध्याय हम अब पढ़ने वाले हैं। मुग़ल साम्राज्य, इससे पहले हमने तुर्क और अफ़गान शासन के बारे में भी पढ़ा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद आता है कौन? तो आता है मुग़ल साम्राज्य। तो चलिए देखते हैं इसकी जो है बहुत ही, ये तो जानते हैं मुग़ल साम्राज्य कितना हर सब्जेक्ट में हिस्ट्री में खास करके मुग़ल साम्राज्य से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। चलिए, लिखा गया है कि बच्चे आपस में अकबर बीरबल से जुड़े लतीफ़ों को एक दूसरे को सुनाकर मनोरंजन कर रहे थे। इन दोनों से जुड़ी मज़ेदार कहानियाँ आम प्रचलन में रही। किनकी? तो अकबर बीरबल की। इसीलिए बच्चे इन दोनों नामों से परिचित थे। सहसा कुछ बच्चों के मन में इन दोनों के विषय में जिज्ञासा पैदा हुई, क्योंकि अभी तक ये दोनों चरित्र बच्चों के लिए कहानियाँ के काल्पनिक पात्र ही थे। चलिए अब हम जो है इसकी पूरी कहानी जानते हैं। देखिए, आपने इकाई 3 में सल्तनत काल के राजा सुल्तान, सल्तनत काल के राजा को क्या बोलते थे? सुल्तान। तो सुल्तान और राजवंशों के बारे में पढ़ा। इस काल का आखिरी महत्वपूर्ण राजा फिरोज शाह तुगलक था। क्या था? सल्तनत काल का जो आखिरी महत्वपूर्ण राजा जो था वो फिरोज शाह तुगलक था, जिसके मरने के साथ ही जो सल्तनत था वो क्या हुआ? कमज़ोर हो गया। और उसके बाद कमज़ोरी उसमें आने लगती है और वह धीरे धीरे उसका समाप्त हो जाता है। राजा का नियंत्रण जो है अपने शासन से ढीला पड़ने लगा। इसी क्रम में तुर्क आक्रमणकारी तैमूर ने 1398-99 1 साल का अंतर पर जो है भारत पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की रही सही प्रतिष्ठा को भी समाप्त कर दिया। तुर्क आक्रमणकारी कौन था? वो था तैमूर। कौन था? तैमूर। कब किया? तो 1398 से 99 में। ये तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तैमूर था। कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली सल्तनत पर। याद रखिएगा, जो भी थी उसको समाप्त हो गया। इस आक्रमण के बाद अफगानों ने अवसर पाकर दिल्ली सल्तनत का शासन अपने हाथ में ले लिया। और यही आक्रमण का जो है क्या करता है? फ़ायदा उठाता है। कौन? तो अफ़गान शासन। और अफ़गान शासन ने इस आक्रमण का फ़ायदा उठाया और जो है दिल्ली को अपने शासन में, अपने हाथों में अपना जो है शासन वहाँ चलाना शुरू कर दिया। कौन? तो अफ़गान। और तैमूर कब आक्रमण किया? 1398 से 99। याद रखिए, क्वेश्चन जो है पूछा गया, इसलिए 1-2 बार आपको हम बता दिए। आगे है कि सल्तनत का आखिरी राजवंश इन्हीं अफ़गानों में से एक समूह जो लोदियों द्वारा स्थापित किया गया। क्या था? तो एक समूह था लोदी। ये लोदी के द्वारा ही जो है यहाँ अफ़गान का शासन होता है। एक वंश था लोदी वंश, जो कि आपका आखिरी वंश था। किसने उसको हराया? तो हराया बाबर ने। किसने हराया? बाबर ने हरा दिया था। तो इब्राहिम लोदी को हराया था। तो चलिए, यहाँ पर हमने पढ़ा कि सल्तनत का आखिरी राजवंश इन्हीं अफ़गानों में से एक लोदियों द्वारा स्थापित किया गया। इसके समय में दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण जो है आगरा, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गया था। ये लोदी वंश में सल्तनत की इस कमजोरी का लाभ उठाकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई राज्य बन गए। सल्तनत कमजोर पड़ा तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है और अलग अलग क्षेत्रों में कई राज्य बनता है। जैसे कि इसमें देखेंगे गुजरात, बंगाल, जौनपुर, मालवा, दक्षिण भारत के राज्य और राजपूताना में मेवाड़ का राज्य प्रमुख था। दक्षिण भारत में भी और जो है राज्य में दक्षिण भारत के राज्य और राजपूताना में कौन था? तो मेवाड़ प्रमुख रूप से राज्य प्रमुख था। यहाँ पे ये सभी राज्य आपस में लड़ते रहते थे। जो भी गुजरात, बंगाल, मालवा, ये सब जो आपस में ही लड़ते रहता था। इनमें सबों की इच्छा जो है दिल्ली पर अधिकार करने की, सबकी इच्छा थी कि हम दिल्ली पर अधिकार करें, क्योंकि वह अभी भी राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। कौन? तो दिल्ली।
वस्तुतः दिल्ली सल्तनत काल में लगभग 300 वर्षों तक जो है राजधानी रही। कितनी वर्षों तक? 300 वर्षों तक सल्तनत काल में दिल्ली जो है राजधानी रही। यहाँ से भारतवर्ष के अधिकांश हिस्से पर शासन किया जाता था, इसीलिए यह शहर एक तरह से भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। कौन? तो दिल्ली। अभी भी क्या है? दिल्ली आपका केंद्र है, और केंद्र जो यहाँ पर इसीलिए बनाया भी गया क्योंकि वहाँ से हर तरह से शासन किया जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे अब ये ये जो लिखा गया है कि इन छोटे राज्यों में ही बिहार में नुहानी अफ़गानों का शासन था। मतलब बिहार जो आता बंगाल बिहार का क्षेत्र जो देखते हैं उसमें आपको बिहार में जो है नुहानी अफ़गान का शासन था। किसका? तो नुहानी अफ़गानी क्वेश्चन पूछा गया है। और इस राज्य के अधीन फरीद या शेर खां का जो है सासाराम पर नियंत्रण था। कौन? तो शेर खां या फरीद के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति आपको पता है शेर खां को। शेर खां या फरीद के नाम से उसको जानते थे। तो ये सासाराम पर नियंत्रण किसका था? तो इसी का था। ये क्या था? तो अफ़गान था। क्या था? अफ़गान था। बिहार में नुहानी अफ़गानों का शासन था और इस राज्य के अधीन जो है फरीद या शेर खां का सासाराम पर नियंत्रण था। ये तो आप जान रहे हैं। सासाराम में जो है किसका मकबरा मिलता है? शेरशाह सूरी का, जिसको फरीद खां भी और शेर खां भी कहते हैं। देखिए वह अपनी योग्यता के बदौलत नुहानी राजाओं के काफ़ी करीब आ गया था। धीरे धीरे शेर खां ने बिहार में अपने को प्रभावी बनाया और आगे जो है नुहानी शासकों के स्थान पर स्वयं बिहार का शासक बन गया। यहाँ पर बिहार का शासक जो है शेर खां बन जाता है। उसके बाद देखिए बिहार के इस बदलाव पर पड़ोसी बंगाल के अफगान शासकों के साथ शेर खां की संघर्ष की स्थिति बन गई। इसके बाद जब ये शेर खान यहाँ पर बन जाता है, राज करने लगता है, तो बंगाल जो बगल में है उससे क्या होता है, अफ़गानों से, जो भी वहाँ का अफ़गान था उससे स्थिति जो है इसकी थोड़ी संघर्ष भरी बन गई थी। बंगाल के शासक शेर खां के इस बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। 1538 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ। इसमें शेर खां की जीत हुई। शेर खां क्या होता है? 1538 में बंगाल से जब लड़ाई होता है तो वो जीत जाता है। इसके साथ ही भारत का जो है सबसे शक्तिशाली अफ़गान शासक बन गया। कौन? तो शेरशाह जो है वो बन जाता है सबसे अफ़गानी शासक जो कि शक्तिशाली बना। कब? तो 1538 के बाद। देखिए लगभग इसी समय जो है काबुल और कंधार के शासक बाबर के भारत पर आक्रमण हुए, और इसी समय जो 1526 या 24 के जो है अंतराल में ये कंधार के शासक कौन था? तो बाबर था। ये क्वेश्चन पूछा गया, काबुल और कंधार के शासक बाबर के आक्रमण का यहाँ पर भारत पर आक्रमण होता है। याद रखिएगा ये जो बाबर है वो कहाँ का था? तो काबुल और कंधार। याद रखेंगे यहाँ से काबुल और कंधार के शासक यहाँ पर शासन करता था। तो ये जो है क्या किया? तो ये यहाँ पर हमला करता है, भारत पर आक्रमण करता है। बाबर स्वयं ये जो है इस समय के हिंदुस्तान के विषय में अपनी आत्मकथा लिखता है, और यह स्वयं लिखता है कि बाबरनामा पढ़ेंगे तो यह स्वयं लिखता है कि हमने हमला किया है। और जब उसने हिंदुस्तान पर, ये शब्द जो है याद रखिएगा, हिंदुस्तान के विषय में, मतलब बाबर के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया है। क्या है? तो बाबर के द्वारा जो है ये भारत को क्या कहा गया? हिंदुस्तान। तो ये जो है जब उसने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की तब उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासन के अधीन नहीं था, अर्थात यहाँ अनेक छोटे छोटे राजा जो थे यहाँ पर राज करते थे, और उनमें से प्रत्येक को सम्राट समझना था। मतलब जो भी राज करते थे सभी के सभी क्या थे? सम्राट समझता था। जो भी थे सभी के सभी अपने आप को सम्राट ही समझते थे। आपने निरंतर भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि अफ़गान आया, तुर्क आया, और जो ईरान, जो अरब आया, ये सब जो है धीरे धीरे यहाँ पर हमला करता है, आक्रमण करता है। और जो है आपने तैमूर को भी देखा। तैमूर के बाद जो है तुरंत पकड़ लेता है कौन? तो अफ़गान। और वो अफ़गान जो है यहाँ पर पकड़ता है, तो अफ़गान का जो है सबसे अंतिम शासक में देखेंगे तो कौन हुआ? लोदी हुआ। और लोदी के बाद जो है कौन आता है? तो मुग़ल आता है। यही काम अब जो है शुरू होता है। देखिए यहाँ पर बाबर आ गया है, बाबर आक्रमण किया है, और उसके बाद जो है वो लिखता भी है कि हमने क्या किया हिंदुस्तान पर। अपनी आत्मकथा में लिखता है कि ये कहाँ का शासक था? तो ये काबुल और कंधार का शासक था। कौन? तो बाबर। और बाबर जो है स्वयं ये कहता है कि हिंदुस्तान के विषय में वो अपनी आत्मकथा भी लिखता है, और लिखता है कि उसने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त किए, और उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासन के अधीन नहीं था, अर्थात
यहाँ जो है अनेक छोटे छोटे राजा राज करते थे और उनमें से प्रत्येक जो है अपने को सम्राट समझता था। आपने नियंत्रण भारत पर जो होने वाले हमले पर हमने देखा, यहाँ पर पढ़ा है। वस्तुतः भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम सीमा से होता आया था। कहाँ से? तो ये उत्तर पश्चिम का सीमा है, यहाँ से आक्रमण होते थे, क्योंकि उस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए शासकों द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया। मतलब उस क्षेत्र को सुरक्षित नहीं रखा गया, ध्यान भी नहीं दिया गया। बाबर भी उसी रास्ते से आया था। बाबर भी जो है उत्तर पश्चिम के ही सीमा से प्रवेश किया था। वह अपने छोटे राज्य को बढ़ाने और भारत की संपदा एवं धन दौलत के विषय में जो है सुनकर आया था। क्यों आया? तो छोटा राज्य को बढ़ाने के लिए आया और भारत में जो धन संपदा जो इतनी भरी है उसको सुनकर आया था। देखेंगे अब इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है। देखिए यहाँ पर देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य मतलब मुगल राज्य की नींव कब डलती है? तो ये क्वेश्चन जो है याद रखिएगा, आपसे पूछता भी कि बाबर ने सबसे पहले कब जो है भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ईस्वी में बताइएगा। तो क्या होगा? तो 1526 में। 1526 में जो है बाबर अपनी घुड़सवार सेना तोप, जिसका उपयोग भारत में नहीं हो रहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले तोप का जो बंदूक है इन सब का उपयोग किसने किया? तो बाबर के द्वारा किया गया था। चलिए यहाँ पर लिखा है जिसका जो उपयोग है भारत में नहीं हो रहा था, बंदूक तथा घुड़सवार तीर अंदाज एवं आक्रामक युद्ध शैली के साथ पानीपत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? तो घुड़सवार तीर अंदाज जो है एवं आक्रमण युद्ध शैली और तोप, ये सब लेकर कहाँ पहुंचता है? भारत पहुंचता है। आपको ये भी कहता है कि सबसे पहले तोप का जो है युद्ध में उपयोग कौन किया? तो बाबर के द्वारा किया गया था। ये कहाँ पहुंच गया 1526 में? तो पानीपत। यही है, ये पानीपत का प्रथम लड़ाई, पानीपत का दूसरा लड़ाई और पानीपत का तीसरा लड़ाई, ये पूछता है आपसे। तो ये क्वेश्चन जो है आप याद रखिएगा। पहला अब जो है हम पढ़ रहे हैं पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि कब होती है? तो 1526 में। किसके किसके बीच होती है? तो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई, तोप का जो है पहला बार उपयोग, ये सब बाबर के द्वारा होता है और जो है आक्रमण करता है बाबर 1526 में पानीपत पहुंचकर। देखिए यहाँ दिल्ली के अफगान शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, के साथ उसका संघर्ष हुआ। यहाँ पर किसके किसके बीच में पूछता है, जो किसके किसके बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए में से एक हैं। आगे है कि इनमें जो है इसमें बाबर की जीत हुई। बाबर के सहयोगी जो थे जीत के बाद धन लूटकर वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उसने जो है उन्हें समझाकर हिंदुस्तान में रहने के लिए राजी कर दिया। मतलब धन तो ये बाबर आया, सहयोगी जो था वो अब जो है उसको लगा कि हम धन लूट कर चलते हैं यहाँ से, लेकिन जो उसके सहयोगी थे वो उसको समझाया बुझाया कि नहीं, आप यहीं रहो। तो हिंदुस्तान में रहने के लिए बाबर को राजी कर लिया गया और इस जीत के बाद बाबर ने कई ताकतवर सरदार, जो अफगान सरदार थे और महत्वपूर्ण राजाओं को एक एक करके पराजित कर दिया। अब जो है अपने नए राज्य को भारत में स्थापित कर दिया, ये याद रखेंगे। उसके बाद होता क्या है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया 1526 में प्रथम जो है पानीपत के युद्ध में। उसके बाद जो भी अफगान, जो ताकतवर अफगान था, जो भी राजाएं थे, जो राजपूत राजा था, सबको उसने एक एक करके पराजित कर दिया और अपने जो वंश की जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना वो कर लेता है। आगे है कि इस क्रम में किसको किसको हराया, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। एक एक करके याद रखिएगा। पहला होता है 1526 में, कि ये कहलाता है पानीपत का युद्ध। किसके किसके बीच में होता है? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है। कौन जीतता है? तो इब्राहिम लोदी हारता है और बाबर जीतता है। इसमें जो है तोप का जो सर्वप्रथम उपयोग किसने युद्ध में किया? गोली बंदूक का। तो सबसे पहले बाबर के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1526 में। और यहाँ पर ये दूसरा अब लड़ाई देखेंगे, तो दूसरा लड़ाई होता है वो होता है 1527 में। किसके?
चित्तौड़ के शासन जो थे वो राणा सांगा, चित्तौड़ के शासन राणा सांगा के साथ जो है 1527 में, और 1528 में चंदेरी के शासन मेदिनी राय से, और 1529 में जो है पूर्वी भारत के अफगानों को पराजित किया। ये याद रखेंगे, 1527 चित्तौड़ के जो शासन थे वो उसका राणा सांगा, और 28 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय, और 29 में पूर्वी भारत के अफगान के शासकों को उसने पराजित किया, अफगानों को पराजित किया। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला मिलाने के लिए देता है कि किसका जो है कहाँ पर कब हराया गया बाबर के द्वारा, किसको कब हराया गया बाबर के द्वारा। तो याद रखिएगा 1526 में इब्राहिम लोदी हारता है, 1527 में राणा सांगा चित्तौड़ के शासन थे ये हारता है, 1528 में चंदेरी के शासन था मेदिनी राय वो हारता है, और 1529 में जो है पूर्वी जो है भारत में अफगान जो शासक था वो उसको हराता है, और 1530 में 23 की मृत्यु ही हो जाती है। ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमने थोड़ा समय लिया, लेकिन आप यहाँ पर समय के जो हैं अभाव को ना देखकर आप समझने और याद करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपको यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। अब चलिए, शेर खां का जो है मुगलों के साथ संबंध क्या था। तो शेर खां कुछ दिनों तक बाबर के अधीन मुगलों की सेवा में भी रहा। ये क्वेश्चन जो है पूछता है। वहाँ उसने मुगलों के कार्यकलापों को बारीकी से देखा, जिससे उसे निराशा हुई, जिससे क्या हुई, उसे निराशा हुई। उसने इसके बाद अपना पूरा ध्यान बिहार में अपने शासन को मजबूत बनाने में मजबूत बनाने पर दिया। उसने यहाँ अपने को मजबूत बनाते हुए मुगल साम्राज्य से सीधी लड़ाई के लिए तैयारी कर ली। हुमायूं तथा मुगल अफगान संघर्ष, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। यहाँ से बिहार के अगर बारे में आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मुगल और हुमायूं का जो बीच, और मुगल हुमायूं और अफगान का जो युद्ध है, अफगान में देखेंगे तो कौन था, तो अफगान शासक था शेर खां, जिसको शेर शाह सूरी भी कहते हैं। ये याद रखिएगा। शेर खां क्यों, क्योंकि बीच एक तलवार से जो है शेर को मार दिया था, इसलिए शेर खां उसको कहा गया। यहाँ पर हम जो है पढ़ेंगे अब इसका संघर्ष। देखिए, बाबर अपने जो राज्य को बिना व्यवस्थित किए 1530 ईस्वी में मर गया। इसका लड़का था कौन, तो हुमायूं बादशाह बनता है। कौन बनता है, तो हुमायूं जो है बाबर का पुत्र था। उसको शुरू से ही जो है भारत में शासन कर रहे राजवंशों के शक्तिशाली विरोध का सामना करना पड़ा। सबसे प्रबल विरोध अफगानों की तरफ से हुआ, क्योंकि अफगान उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली थे। उनका शासन जो है भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था। अफगान विरोध का केंद्र बिहार रहा। क्या रहा, अफगान विरोध का केंद्र कौन सा रहा, मुगल का, तो ये बिहार था। बिहार में यहाँ पर जो है शेर खां की लगातार प्रगति को देखकर हुमायूं ने सबसे पहले बंगाल को, जिस पर शेर खां का अधिकार हो गया था, जीतने का प्रयास किया। शेर खां का अधिकार कहाँ हो गया था, तो बंगाल में। उसको जीतने का प्रयास कौन करता है, तो हुमायूं करता है। इसमें उसे सफलता भी मिली। शेर खां ने हुमायूं के बंगाल अभियान को नहीं रोका। शेर खां ने क्या किया, तो हुमायूं का बंगाल अभियान नहीं रोका। सफलता किसको मिली, शेर खां जो है यहाँ पर उसको नहीं रोकता है, हुमायूं को सफलता मिलती है। उसके बाद होता क्या है कि मुगल बादशाह 8 महीनों तक जो है वहाँ पर रहा। जो हुमायूं है वहाँ 8 महीनों तक रहा। तो इस बीच जो है शेर खां अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए बिहार के अतिरिक्त चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया। जो यही 8 महीने के अंतराल में ये क्या करता है कि चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज पर जो है अधिकार कर लेता है। जो 8 महीने, जब 8 महीना मुगल बादशाह जब बंगाल में रहता है, अब अभियान करता है, वहीं रहता है, तब ये 8 महीने में जो है अपनी शक्ति को शेर खां बढ़ाता है। और क्या होता है उसके बाद, तो उसके बाद देखिए इस तरह उसने हुमायूं के आगरा लौटने का मार्ग अवरोध कर दिया, और जो ये जौनपुर, बनारस, कन्नौज यहाँ पर अधिकार करता है, और आगरा लौटने का जो हुमायूं का मार्ग था उसको अवरोध कर दिया। आगरा में हुमायूं के भाइयों द्वारा राज्य प्राप्त करने का प्रयास के जो है के कारण उसे लौटना पड़ा। मतलब भाई के द्वारा जो है राज्य प्राप्त किया जा रहा था, मतलब अपने अपने में लड़ रहा था, तो इसी कारण वो लौट रहा था। इसी क्रम में चौसा और कन्नौज नामक स्थानों पर हुमायूं और शेर
शेर खां के बीच लड़ाई होती है। शेरशाह सूरी भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। शेर खां जो है, शेर खां भी जानते हैं, शेरशाह सूरी से इसको भी जानते हैं। तो शेर खां से क्या होता है, लड़ाई होता है कहाँ कहाँ पे, चौसा और कन्नौज में, याद रखेंगे। इसमें जो है शेर खां सफल रहा और इस प्रकार उसने भारत में एक बार फिर अफगान राज्य को स्थापित किया। क्या करता है, तो एक बार जो है अफगान राज्य को स्थापित एक बार फिर करता है, जो कि दिल्ली में अफगान अंतिम जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था, जिसको किसने हराया, बाबर ने हराया। और इसके बाद देखेंगे तो बिहार में अफगान शासन चल रहा था, किसके अथी में, शासक कौन था, तो राजा था वो शेर खां था, मतलब शेरशाह था। तो ये जो है यहाँ पर फिर एक बार जो है अफगान राज स्थापित कर लेता है। उसके बाद देखेंगे तो मुगल अफगान संघर्ष के दौरान, इस दौरान जो है दौर में अफगानों की जीत का जो है पूरा श्रेय शेर खां के सफल कूटनीति को जाता है। किसकी, तो इसकी सफल कूटनीति को ही जाता है, जो कि शेर खां के द्वारा या शेरशाह के द्वारा जो कूटनीति के कारण यहाँ पर मुगल पराजित होता है, हुमायूं पराजित होता है। आगे चलेंगे, ये शेरशाह का चित्र हमने देखा, अब शेरशाह का शासन देखेंगे। यहाँ से जो है बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यहाँ पर चौसा और यहाँ पर कन्नौज का जो युद्ध है, दो युद्ध है, इसका डेट याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, चौसा का युद्ध कब हुआ और कन्नौज का युद्ध कब हुआ, ये आपसे और किसके बीच हुआ, तो आपको याद रखना है। बीच तो हो रहा है शेर खां या शेरशाह, इसको बोलिए, और यह हो रहा है हुमायूं के बीच में। ठीक है, पहला युद्ध होता है चौसा का, तब होता है कन्नौज का। ये चौसा कहाँ है पता है ना, बिहार में है। तो ये बक्सर के क्षेत्रों में चौसा पड़ता है और यहीं पर जो है लड़ाई होता है। कब होता है, तो 1938 के डेट याद रखेंगे, 1938, 39, और जो है यहाँ पर इसका युद्ध होता है। देखिए, एक तो युद्ध होता है 1939 में, 38 में तो आता है, 8 महीना रहता है, और उसके बाद जो 39 में जब वो लौटता है तो लड़ाई होता है किसके साथ, शेर खां और हुमायूं। तो पहला युद्ध जो होता है वो चौसा का, तो चौसा का युद्ध होता है 39 में, और तुरंत जो है जब भागता है तो फिर पीछा करता है, तब फिर लड़ता है, तब ये जो है फिर होता है लड़ाई, ये होता है कन्नौज में, और ये होता है 1540 में। कब होता है, 1540 में। ये याद रखेंगे, 39 और 40 के बीच में 2 बार युद्ध होता है, किसके साथ, शेर खां और हुमायूं के साथ। इसमें जो है पूरी तरह से वो हारता है, उसके बाद वो भागता है, चला जाता है, उसको नाविक कोई बचाता है तो भी उसी कहीं वहीं पर बाहर रहता है, मतलब कि वो भारत के क्षेत्र को छोड़ देता है। और जब जो है तब ही जो है अकबर का जन्म होता है। ये सब कहानी हम पढ़ेंगे। हुमायूं फिर जो है 1555 में आता है, ये सब जो है हम आगे जानेंगे। चलिए आगे हम जो है यहाँ पर अब देखेंगे इसके जो है शासन को, शेरशाह का शासन। शेरशाह जो है मतलब शेर खां ने राजा बनने के बाद जो है शेरशाह की उपाधि धारण की। यही शेर खां जो था राजा जब बना तो क्या हो गया, ये शेरशाह हो गया। पहले शेर खां था, अब शेरशाह हो गया राजा बनने के बाद, उपाधि धारण करता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसने अपने पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित की, क्योंकि मुगल और अफगान संघर्ष के कारण भारत का एक बड़ा क्षेत्र प्रशासनिक रूप से अस्थिर हो गया था। क्या हो गया था, अस्थिर हो गया था। उसने स्थानीय जमींदारों से वसूल की गई लगान को भी सख्ती से प्राप्त किया। जमींदारों को किसानों से निर्धारित दर से अधिक लगान नहीं वसूलने की आज्ञा दी। शेरशाह के पहले किसानों ने वसूली की गई लगान को वे राजा के पास नहीं भेजते थे, जो भी वसूलता था वो राजा के पास नहीं भेजता था। भू राजस्व निर्धारण के लिए एक तरीका अपनाया गया, जिसके तहत उपज की अलग अलग किस्मों पर राज्य को अपने जो है मिलने वाले लगान की दर अलग अलग तय की गई। राजस्व की दर जो है उपज का 1/3 थी। क्या थी, उपज का 1/3। क्वेश्चन जो है ये याद रखिएगा, जो शेरशाह के समय जो है राजस्व की उपज की दर क्या थी, तो 1/3 थी। ठीक है, बुआई का क्षेत्रफल जो है फसल की किस्म और किसान द्वारा देय कर
एक तय कर जो है एक पट्टे पर लिखा जाता था और सूखा या अकाल के समय लगान माफ था। संकट के समय कुएं खुदवाने के लिए किसानों को धन उधार दिया गया तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया गया। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे है कि शेर शाह ने मतलब वही शेर खां जब राजा बनता है तो उपाधि धारण करता है शेर शाह की। और तब देखिए शेर शाह ने व्यापार के विकास पर पूरा ध्यान दिया। व्यापारियों से अच्छा व्यवहार करने का सख्त आदेश उसने अपने अधिकारियों को दिया था। व्यापारियों से पूरे राज्य में जो है मात्र 2 ही जगह कर लिया जाता था। ये जो है ये भी पॉइंट याद रखेंगे, कितने जगह कर लिए जाते थे व्यापारी से पूरे राज्य में, तो मात्र 2 ही जगह कर लिए जाते थे। से चूँकि शेर शाह को अपने नए राज्य को मजबूत करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। व्यापार से आय हो सकता था, इसीलिए उसने व्यापार की उन्नति पर पूरा ध्यान दिया। व्यापार की उन्नति पर कौन ध्यान देता है? तो यही शेर शाह। आगे है कि शेर शाह ने व्यापार के विकास के लिए यातायात के साधनों को उन्नत बनाया। पुरानी सड़कों को मरम्मत करवाई और कुछ नई सड़कों का निर्माण करवाया। सड़कों के किनारे प्रत्येक 8 किलोमीटर पर लोगों और व्यापारियों के विश्राम के लिए सरायों का निर्माण करवाया। क्या किया? तो प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापारी था उसके विश्राम के लिए भी प्रत्येक 8 किलोमीटर पर विश्राम के लिए सरायों का निर्माण किसने करवाया? तो शेर शाह सूरी ने करवाया, जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों कर्मचारी रहते थे। व्यापार का जो है विकास हो सके इसके लिए व्यापारियों से लिए जाने वाले कर को फिर से तय किया गया। सरायों के आसपास गांव छोटे छोटे जो शहरों को बसाया गया, गांव और शहरों छोटे शहरों को बसाया गया। आज भी आपको कई गांव जो एवं सरायों के नाम में सराय मिलता है, मतलब शहरों के नाम में आपको सराय मिलता है, जो कि उसी के द्वारा बनाया गया था, जो 8 किलोमीटर में होता था। मतलब व्यापारी विश्राम के लिए वहाँ पर रहेंगे, तो ये हो सराय हुए। ये क्या हुए? सराय हुए। कितने किलोमीटर? तो प्रत्येक 8 किलोमीटर में ये होते थे। हिंदू और मुसलमान कर्मचारी जो है वहाँ पर विश्राम करते थे। और आज भी आपको इन सरायों का नाम आपको मिलेगा। जो सरायों के आसपास जो है छोटे शहर गांव या छोटे शहर को बसाया गया, आज भी आपको कई गांव एवं शहरों के नाम में सराय मिल जाएगा, जैसे कि मुगल सराय, जैसे दल सिंह सराय, बेगूसराय। ये सभी जो हैं सराय हैं। क्या ये सराय मतलब क्या? जो कि बैठने, मतलब कि कुछ बैठना है, मतलब सोना है, विश्राम करना है। सीधा जानिए कि विश्राम के लिए केंद्र जो कि बनाए गए वो सराय थे। और यहाँ पर जब छोटे शहर और गांव को बसाया गया तो ये आपको सराय के नाम से ऐसे भी जाना जाता था, और इसकी जो है उन्नति और विकास जो है ज़्यादा होने लगी। और अभी भी आपको मिलते हैं मुगल सराय, दल सिंह सराय और बेगूसराय। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर दैनिक प्रशासन की व्यवस्था में शेर शाह ने सल्तनत काल में प्रचलित व्यवस्था को ही अपनाया। जो भी सल्तनत काल में व्यवस्था था जो प्रशासन का, उसी को भी इसने अपनाया। इसके विषय में आप जो है अध्याय 3 में आप अध्याय 3 में पढ़े। मतलब ये हमने पढ़ा कि कैसा जो है यहाँ पर किसका व्यवस्था? तो सल्तनत काल का, जिसका जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और जो भी ऐबक थे, सभी की जो कैसी व्यवस्थाएं थी उसकी व्यवस्थाओं, प्रशासन की व्यवस्था को इसने अपनाया था। और शेर शाह ने जो है केवल उसे प्रभावी बनाया। इस प्रकार यह कहना जो है सही होगा कि शेर शाह का शासनकाल मात्र 5 वर्षों का रहा। मात्र ही 5 वर्ष का, 40 से 45 साल जो है, 40 से 45 मतलब 1540 से लेकर जब कन्नौज की लड़ाई होती है उसके बाद जो है 45 तक वो जिंदा रहता है। उसके बाद उसकी जो है बम के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए क्या होता है कि 5 साल का रहा, उसके मरने के बाद ही जो है उसका राज्य भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। उसके उत्तराधिकारी शेर शाह की व्यवस्था को नहीं संभाल सके। फिर भी कम समय में ही जो उसने जो कार्य किए वो जनता पर जितना प्रभाव हुआ ये आप देख सकते हैं कि आज भी आपको मिलते हैं।
प्रभावकारी हुआ और वह इतिहास में शेरशाह और उसके अफगान राज्य को महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। और स्मरणीय है कि इसकी जो है इस पूरी प्रक्रिया में बिहार की भूमिका निर्णायक थी, क्योंकि शेरशाह की प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला बिहार ही था। क्या था? बिहार से ही जो है, तो ये तो बिहार से ही तो दिल्ली तक पहुंचा। किसको हराया? तो हुमायूं को हराकर चौसा और कन्नौज का युद्ध याद रखेंगे। उसके बाद जो है ये विकास, और जो भी चांदी का सिक्का चलाने वाला, रुपया जो था चलाने वाला कौन था? ये शेरशाह सूरी था। और जो है एक रोड बनाता है, और यहाँ पर याद रखना है कि इसके प्रशासन शासन जो थे ये तो अफगान वालों अफगान का जो पहले का था उसको तो अपनाया ही, साथ ही साथ जो है कुछ बदलाव भी किए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। जैसे रुपये का यहाँ पर सिक्का चलाया, चांदी का सिक्का, ये रुपये उसको बोला, क्या बोला? रुपया बोला। देखेंगे यहाँ पर अकबर के बारे में। अकबर ये क्या है? अकबर है। अब अकबर, बादशाह अकबर और मुगल राज का मजबूत होना। देखेंगे अब क्या होता है कि शेरशाह के उत्तराधिकारियों के कमज़ोर होने के बाद होता क्या है कि हुमायूं दिल्ली पर 1555 ईस्वी में फिर से अधिकार करता है। एक बार जो है क्या करता है, तो अफगान जो शासक था उसको फिर हराता है और 1555 में वह एक बार फिर अधिकार कर लेता है। और परंतु कुछ दिन जो है वह जीवित नहीं रहता है, कुछ दिन तक जीवित रहता है, फिर वह मर जाता है। बहुत ही जो है कम दिन जीवित रहता है। और इसको बोला भी गया है कि ये आपको कुछ हिस्ट्री में एक दो पॉइंट ऐसे भी याद रखने हैं कि जो ये हुमायूं है कभी भी स्थिर नहीं रहा, कभी भी जो है ये स्थिर नहीं रहा, आया गया ऐसे इसका शासनकाल चला। तो यह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। 1555 में ये शासन जो है अधिकार तो कर लिया, लेकिन जिंदा जो है बहुत ही कम दिन रहता है। उसका बेटा जो था, क्या था? उसका बेटा था अकबर, जो 13 साल की उम्र में बादशाह बनता है। 13 साल की उम्र में बादशाह बनता है, मतलब 1556 ईस्वी में। कब? तो 1556। और 1313 साल है, तो आप इसका गणना कर सकते हैं कि इसका जन्म कब हुआ होगा। तो सॉरी, 1556 है, तो इसका जो है 13 साल में यह बन गया राजा, तो इसका जन्म कब हुआ होगा? तो 43 में, मतलब 1543 में इसका जन्म हुआ। जो कि कहाँ बा? ये इस समय किसका शासन था? यहाँ अफगानों, मतलब शेरशाह सूरी का शासन था। ये तो भागा हुआ था यहाँ से। तो ये याद रखना, इसकी कहानी जो है हम अगले जो कि मुगल का 11th-12th में है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको हम बताएंगे भी कि कैसे इसका शासन जो है कहाँ पर हो रहा, ये हम सारी बातों का अध्ययन करेंगे। ऐसे यहाँ पर आपको याद रखना है कि 13 वर्ष की आयु में बादशाह बनता है अकबर। कब बनता है? तो 1556 ईस्वी में। कब बनता है? 1556 में। और उस समय हिंदुस्तान में मुगल वंश का राज ठीक से जम नहीं पाया था। चारों तरफ से दूसरे राजा मुगलों को खरीदने पर तुले थे। अकबर की छोटी उम्र को देखते हुए मुगलों के प्रमुख अधिकारी बैरम खां, क्या नाम था? ये प्रमुख अधिकारी था, बैरम खां ने शासन का काम चलाया और अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। कौन था प्रमुख अधिकारी? तो बैरम खान। जो जो है यह शासन प्रशासन की, जो राजकाज की जो भी शिक्षा देना चलाना, ये काम था बैरम खान का, जो मुगल का प्रमुख अधिकारी था। और 13 वर्ष की उम्र में कौन बनता है शासन? तो अकबर बनता है। कब? तो 1556 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अकबर ने मुगल राज्य को बढ़ाने के लिए कई राज्यों को सैनिक अभियानों द्वारा अधिकार में लिया। राज्य का आरंभिक विस्तार 1556 से 1576 के बीच हुआ। जो आरंभिक विस्तार होता है वो 56 से 76, मतलब 20 साल के अंतराल में होता है। और इन दिनों जो है आज के मध्य प्रदेश के इलाके में दो महत्वपूर्ण राज्य थे। एक राज्य था मालवा का, जहाँ का राजा था वाज बहादुर। क्या था? तो एक राजा था, दो राज्य मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण था। एक जो राज था वो था मालवा का, जहाँ का कौन राजा था? तो राजा बाज बहादुर, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो मांडू। जो मालवा की राजधानी कहाँ थी? तो मांडू थी। वहीं दूसरा जो प्रमुख राज था वो था कटंगा गोंडवाना। जो क्या था? कटंगा। जो दूसरा गढ़ था कटंगा गोंडवाना। ये जो था
1561 से 62 ईस्वी में इन दोनों राज्यों पर मुगल ने अधिकार कर लिया। ये गोंडवाना और जो मालवा था, जहाँ के राजा जो थे क्या थे, राजा बाज बहादुर मालवा के थे। और यहाँ पर गोंडवाना पर जो है 1561 से 62 के बीच में दोनों राज्यों पर ये मुगल अधिकार कर लेता है। और अधिकार करने के बाद क्या होता है, तो विजय के बाद मुगल सेनाओं और सेनापति अधम खान को पुनः धन जो है बहुत धन प्राप्त हुआ। यहाँ पर याद रखेंगे, मुगल जो सेनापति था, सेनाओं और सेनापति अधम खान था। कौन था, तो अधम खान को बहुत धन प्राप्त हुआ, जिसे उसने अकबर के पास नहीं पहुंचाया। उसके बाद यहाँ पर उसका सेनापति है, उसको धन प्राप्त होता है, तो अकबर के पास ये नहीं पहुंचाता है। तो इसका पता चलने पर बादशाह ने कड़ाई से उस धन को प्राप्त किया और उसके बाद जो है अदब खान से बहुत ही कड़ाई से धन प्राप्त करता है। आगे देखेंगे, इसके अगले 10 वर्षों तक अकबर ने राजपूताना के अधिकांश भाग पर जो है अधिकार स्थापित कर लिया तथा गुजरात और बंगाल को भी जीत लिया। और इसके जो है 10 वर्षों में ही गुजरात बंगाल को जीतता है। राजपूत राज्यों में एक महत्वपूर्ण था अभियान चित्तौड़ का। किसका, तो चित्तौड़ का। वहाँ महाराणा प्रताप का एक चित्तौड़ में किसका था, तो महाराणा प्रताप का राज था। किसका, तो चित्तौड़ के महाराणा प्रताप। ये आप जो है कविताओं में भी सुनते होंगे और ये कविताओं में भी विख्यात आपको ये सारे जो महाराणा प्रताप और जो है अकबर के बीच की कहानी जो है कैसी है, ये आपको मिलते हैं। उसने अकबर की अधीनता जो है मानने से इनकार कर दिया और अपने जो है जीवन भर इसका विरोध करता रहा। महाराणा प्रताप, ऐसी कहानी भी है कि महाराणा प्रताप ने घास खाई थी, तो घास खाकर जो है अपना जीवन यह गुजारते थे। ये जो है विरोध किसका करते थे, तो अकबर का विरोध जो है जीवन प्रयत्न करते रहे। यद्यपि जो है उसका जो दुर्गम किला अकबर द्वारा जीत लिया गया। जो दुर्गम किला था चित्तौड़ का, उसके जो है जीतने का काम अकबर ने किया, जीत लिया। चित्तौड़ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण राज था रणथंभौर। क्या था, तो दूसरा महत्वपूर्ण राज था रणथंभौर को भी अकबर ने जीत लिया। और इसके जो है इन विजयों के बाद अधिकांश राजपूत राज्यों जैसलमेर बीकानेर, जैसे कि जैसलमेर बीकानेर यादी ने अकबर के समक्ष समर्पण कर दिया। किसने समर्पण कर दिया, तो जीता रणथंभौर चित्तौड़ को। समर्पण किसने किया, अधिकांश राजपूत जो था जैसलमेर बीकानेर यादी ने जो अकबर के सामने क्या किया, समर्पण कर दिया। इसके बाद अकबर ने गुजरात को अपने अधिकार में लिया। यह प्रदेश बाहरी देशों से व्यापार के कारण काफ़ी समृद्ध बन गया था। यह भारत के साथ होने वाले विदेश व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। मुगलों के नियंत्रण के पश्चात इससे अच्छी आय प्राप्त हो सकती थी। यहाँ की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ थी। यह जो है एवं शिल्पकला काफ़ी उन्नत जो है अवस्था में थी। इसीलिए अकबर ने इस क्षेत्र को जीतना जरूरी समझा। इसी विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। किसको जीता, ये याद रखेंगे। जो मुगल जो जीतता है, यहाँ का क्षेत्र जो शिल्पकला उन्नत था, जो गुजरात का क्षेत्र था, यहाँ पर ये जीतता है तो ये अधिकार करता है। यहाँ पर जो है बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ पर होने वाले जो है व्यापार भी महत्वपूर्ण केंद्र था और इसके जो है आय भी बहुत ही अच्छे होते थे। तो यह जमीन भी यहाँ बहुत ही उपजाऊ थी और शिल्पकला भी काफ़ी उन्नत था। तो इस क्षेत्र को क्या समझा, तो अकबर ने जरूरी समझा जीतना। और जब जीत लिया तो जीतने के बाद जो है क्या किया, तो इसकी याद में यहाँ पर उन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ये याद रखेंगे, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाता है। और इसके विषय में आप इकाई 5 में पढ़ेंगे। अकबर का जो है ध्यान भारत के एक अन्य उर्वर क्षेत्र बंगाल पर गया। जो ये बंगाल के क्षेत्र जो हैं, यहाँ पर उर्वरता कि बहुत ही जो है कृषि का क्षेत्र ये था। और यहाँ पर जो है वहाँ भी जो है अफगानों का राज था। कहाँ पर, तो बंगाल में भी तो अफगान का राज था, आपको पता है। और यहाँ पर अफगान का राज था।
ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पीपीएससी का क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर निकालिए और यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे से पूछता है। क्या है कि उर्वर ये बंगाल का था, वहाँ भी जो है अभी अफगान का राज था, तो उसके पड़ोसी बिहार पर भी जो है अफगान का शासन था। 1576 ईस्वी में एक भीषण युद्ध के बाद अकबर ने इन दोनों प्रदेशों को अधिकार कर लिया, इन दोनों प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। बंगाल और जो है बिहार दोनों पर अफगान का शासन कब करता है अधिकार? 1576 में। कौन करता है अधिकार? तो अकबर करता है अधिकार। कब करता है अधिकार? तो 1576 में। किसका शासन था? तो अफगान का जो है बंगाल और बिहार पर था। कौन हराता है? तो अकबर हराता है, मुगल, जो कि 1576 में हराता है। ये याद रखिएगा, 1576 बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह अफगानों का आखिरी राज्य था। क्या था? यह अफगान का आखिरी राज्य था जिस पर मुगलों का अधिकार हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आखिरी राज्य था जिस पर मुगलों का अधिकार प्राप्त हुआ, अधिकार किया? तो ये बिहार और बंगाल ही था, जो कि 1576 में वो ले लिया था मुगल ने। और इन विजयों के पश्चात अकबर ने पश्चिमोत्तर सीमांत को सुरक्षित बनाने पर बल दिया। उसने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त की और अफगान काबिलियों जो हैं उनको क्या क्या विद्रोह का दमन किया। और दंतोपरांत दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों के राज्यों का अभियान किया। फलस्वरूप खानदेश पूर्णतः अहमदनगर आंशिक रूप से उसके जो है शासन में अधीन आ गया, उसके शासन के अधीन आ गया। 1602 ईस्वी में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन का अभियान स्थगित करना पड़ा और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछता है कब जो है सलीम, जो कि ये सलीम की कहानी तो आप जानते हैं। जो है कौन था सलीम? ये था जहांगीर। क्या था? सलीम को जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। कब करता है? तो 1602 में यह विद्रोह करता है। उसके कारण जो है दक्कन के क्षेत्र में वो जाना, उसका जो अभियान था अकबर का, वो नहीं हो पाता है और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये याद रखेंगे। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। देखिए, मुगल राज्य के अमीर जो प्रशासन जो होते थे, प्रशासक जो होते थे, अधिकारी जो होते थे, वो कैसा था मुगल राज्य का? हमने तुर्क और अफगान शासक में अमीर को किसको कहते हैं इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी वही है, देखते हैं क्या है। तो लिखा गया है कि मुगल के अमीर, देखिए लिखा गया है कि अकबर जब बादशाह बना तो 51 बड़े अधिकारी या दरबारी जो थे, जो अमीर कहलाते थे, मतलब जो भी अधिकारी दरबारी होता था वो क्या कहलाता था? अमीर कहलाता था। इन्हीं लोगों के जिम्मे मुगल साम्राज्य का कामकाज था। इन अमीरों में अधिकांश तुरानी थे। क्या थे ये अमीर? जो अधिकारी जो सब थे, इसमें सबसे ज़्यादा तुरानी लोग था, जो बाबर के साथ तुर्किस्तान से आया हुआ था। कहाँ से? तुर्किस्तान से ये तुरानी लोग आए थे बाबर के साथ। इनमें कई बादशाह अकबर के रिश्तेदार भी थे। इनका पूरा समर्थन बादशाह को नहीं मिल रहा था। वे अपने को बादशाह के बराबर समझते थे। जो तुरानी थे, जो भी ये अधिकारी दरबारी जो था, वो सभी जो है क्या समझता था? बादशाह के बराबर समझता था। वे क्या होता है तब? तो उनके पास अच्छी जो है जागीर थी, जिसका उपयोग वे स्वतंत्र तरीके से करते रहना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि बादशाह सभी मामलों में उनकी बात माने। अकबर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। और यहाँ पर देख सकते हैं, क्या आप सल्तनत कालीन अमीर एवं मुगल कालीन अमीर में कोई अंतर बता सकते हैं? देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर बादशाह जो भी अमीर है, जो भी यहाँ पर जो सल्तनत काल का अमीर था, वो उसको क्या किया गया? प्रशासनिक अधिकारी था। क्या था वो? प्रशासनिक अधिकारी होता था। वो जो है कर का आदि जो है इसके काम करते थे, कर वसूलता था और जो है बांटा गया था क्षेत्र के रूप में, जो है कहीं जो है अमीर को दिया गया था, जो इस क्षेत्र में ये, इस क्षेत्र में ये, और उसका स्थानांतरण भी होता था। प्रशासनिक अधिकारी था। यहाँ पर देखेंगे अमीर के बारे में, तो यहाँ पर वो अपने क्षेत्र में जो भी क्षेत्र रहता था, तो वो समझता था कि जो है यहाँ पर तो अदला बदली हो नहीं, मतलब स्थानांतरित नहीं हो रहा है, तो वो क्या समझता? स्वतंत्र जो है रहना चाहता था। जागीर, वो अपने आप को, मतलब उसके पास भी जागीर थी, वो स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहता था और चाहता था कि वो जो है अपनी बात जो भी बोलेगा वो
जो है अकबर माने। और पहली बात ये कहाँ का था, तो तुर्किस्तान का था। और अकबर का जो है कुछ रिश्तेदार भी था, बाबर के साथ ही आया था। ये तुरानी था, क्या था, तुरानी था। आगे चलेंगे, ये तुर्किस्तान से आया हुआ तुरानी। यहाँ पर वह बात मनवाना चाहता था, वह चाहता था कि उसका आदेश सभी लोग माने। अकबर इस स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी उपाय किया। उसके दरबार में ईरानी अमीर भी थे जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। उसने क्या किया, तो इन ईरानी अमीरों को बढ़ावा देने और समर्थन दिया। जो हुमायूं के साथ आया था उसको, उससे खुश होकर इन लोगों ने अकबर को पूरा सहयोग किया और इनका साथ लेकर अकबर ने तुरानी अमीरों को नियंत्रित किया। जो तुरानी था उसको नियंत्रित किया। और किसको, जो अमीर आया था वो एक अमीर था जो हुमायूं के साथ आया था, वो कौन था, तो ईरानी था। और ये कौन था, तो तुरानी था, तुर्किस्तान से आया था जो बाबर के समय का था। और हुमायूं के साथ जो आया था वो कौन था, तो ईरानी था। ईरानी ने किसका सहायता किया, तो अकबर का। और इसके साथ जो है सहायता जब करता है तो तुरानी का यहाँ पर बम्बा, यहाँ पर मतलब कि कहिए जो यहाँ पर उसका पूरा से नियंत्रण किया गया था उसको अमीर तुरानी पर। यह हो गया। अब जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों को अमीर बनाने की कोशिश, इसके बारे में जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ से मतलब अगले अध्याय नहीं बल्कि अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। हम ये लंबा वीडियो जो है अब नहीं बनाना चाहते हैं, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। दो जो है हम पार्ट में ये आपका मुग़ल साम्राज्य ख़त्म कर देंगे। यहाँ से जो भी हम देखिए धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आप समझ भी लें और जो भी क्वेश्चन पूछता है उसको भी हम बताते चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले जो है वीडियो में, दूसरे पार्ट में, जो कि आपका मुग़ल साम्राज्य ही होगा और इसके जो है अंत करने की हम कोशिश करेंगे इस पार्ट को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है।